हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम माइक्रो इकोनॉमी का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। मैं आपके साथ बेटा मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी दोनों की ही वीडियोस शेयर करती रहूँगी, ताकि जिसकी जो नीड है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को प्रिपेयर कर सके। ये लेसन स्टार्ट करने से पहले ना बेटा हम कुछ की एलिमेंट्स को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम की एलिमेंट में समझते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। तो जब पीपल, फैमिली, कंपनीज, गवर्नमेंट ये सोचते हैं ना कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे पैसा हो गया, टाइम हो गया, इनका कैसे सही तरीके से यूज़ करें ताकि उनकी नीड्स जो है ना, ज़रूरतें, वो कंप्लीट हो जाएं। अब इसी को ही मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपके पास ना 500 रुपीज़ है, ठीक है। आप उसको ना कोई भी 3 अपनी विशेस को पूरा करने के लिए एक्सपेंडिचर करना चाहते हो उसका। तो सबसे पहले आपकी विश है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए जाओ। अब उसके ऊपर आपके 300 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेट खर्चा आता है, ठीक है। सेकंड, आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी बुक परचेज़ करनी है जो अप्रॉक्सीमेट 250 के करीब आपका खर्चा आएगा। तीसरा, आप रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ खाने के लिए जाना चाहते हो तो उस पर आपका 200 रुपीज़ का खर्चा आएगा। अब टोटल हो जाते हैं बेटा 750 रुपीज़, बट हमारे पास तो सिर्फ 500 रुपीज़ हैं। अब आप ये सोचोगे कि आप कौन सी चीज़ पर सबसे ज़्यादा आपके लिए जो ज़रूरी है उस पर खर्चा करो। अगर आप किन्हीं 2 को चूज़ करते हो तो एक को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यही डिसीज़न लेना कि लिमिटेड मनी में से किस पर आप पहले खर्चा करें, ये इकोनॉमी कहलाती है, ठीक है बेटा। क्लियर है। सेकंड आता है बेटा इसके बाद कि वर्ल्ड जो है उसके अंदर जो लोग हैं ना बेटा, उनकी ना नीड्स अनलिमिटेड है। हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। पहले साइकिल होती है, फिर उसके बाद हम कहते हैं स्कूटी मिल जाए, फिर बाइक मिल जाए, बाइक मिल जाती है तो कार पे आ जाते हैं। मतलब हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है बेटा। इसीलिए ना हमें डिसाइड करना पड़ता है कि पहले क्या बनाएं या पहले क्या खरीदें। इसी को ही हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट आता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी को हिंदी में कहते हैं दुर्लभता, मतलब जो चीज़ मुश्किल से मिलती है। तो जब किसी गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मांगने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो चीज़ लिमिटेड है, तो बेटा उसको ही हम स्कार्सिटी कहते हैं। मतलब कोई चीज़ ऐसी है जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड तो बहुत है, बहुत सारे लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन वो प्रोड्यूसर के थ्रू लिमिटेड बनाई जा रही है, तो उसी को ही हम दुर्लभता से मिलने वाली चीज़ को ही स्कार्सिटी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है कि जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनके बेटा बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मिल्क। अब मिल्क का यूज़ देखो, आप चाय बनाने के लिए भी करते हो, दही जमाने के लिए भी करते हो, पीने के लिए भी करते हो। मतलब एक ही गुड्स का यूज़ जो है वो बहुत सारी चीज़ों में है। तो जब ये चीज़ सस्ती होती है, ठीक है, मान लो जो मिल्क है उसका प्राइस कम है, तो आपकी मदर क्या कहेगी, बेटा कर्ड भी ले ले, मिल्क भी पी ले, ये तेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब वही चीज़ कॉस्टली हो जाती है तो बेटा हम उसका यूज़ लिमिटेड करना शुरू कर देते हैं। समझ आया। टॉपिक आता है बेटा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो का मतलब होता है जब हम इकोनॉमी का एस्टिमेशन स्मॉल लेवल पे करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमी कहलाता है। और मैक्रो इकोनॉमी के अंदर हम पूरी इकोनॉमी का एस्टिमेशन करते हैं, मतलब होल लेवल पर। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है बेटा फोकस ऑन स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट। जब हम किसी एक कंज्यूमर की, एक प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो वो हमारे लिए माइक्रो लेवल है। मान लो मैंने बोला कि एक प्रोड्यूसर ने इतनी सप्लाई करी, एक कंज्यूमर ने इतनी डिमांड करी, मतलब मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ ना, तो वो छोटे लेवल पे एस्टिमेशन हुआ, इसीलिए वो माइक्रो इकोनॉमी है। मैक्रो इकोनॉमी के अंदर हम फोकस करते हैं लार्ज नेशनल एग्रीगेट, मतलब पूरे देश के अंदर कितने सप्लायर ने सप्लाई करी, कितने कंज्यूमर ने डिमांड करी, वो बड़े लेवल पर एस्टिमेशन हो जाता है, इसीलिए वो मैक्रो इकोनॉमी है। सेकेंड डिफरेंस आता है बेटा लुक्स एट अ सिंगल कंपनी प्रॉफिट। इसके अंदर हम एक कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं।
और मैक्रो इकोनॉमी के अंदर हम कंट्री की जीडीपी के बारे में बात करते हैं, मतलब एक साल के अंदर इकोनॉमी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, वो जब एस्टिमेशन होगा तो वो मैक्रो लेवल पे होगा। थर्ड आता है एनालाइज द प्राइस ऑफ वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जब आप किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस की बात करते हैं तो वो आपके लिए माइक्रो इकोनॉमी है, लेकिन जब आप पूरे नेशन के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की बात करते हो तो उसका एनालाइज करते हो तो वो आपके लिए मैक्रो लेवल होगा। फोर्थ आता है स्टडी हाउ अ पर्सन स्पेंड देयर सैलरी, कि एक जो व्यक्ति होता है वो अपनी सैलरी को कैसे स्पेंड करता है, कैसे खर्चा करता है, तो वो हमारे लिए छोटा लेवल है। और जब हम स्टडी करते हैं कि टोटल अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर कितनी है, तो वो हमारे लिए पूरी कंट्री की बात होगी, इसीलिए उसे हम मैक्रो लेवल पे यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब माइक्रो में हम छोटे लेवल पे एस्टिमेशन करते हैं और मैक्रो में हम बड़े लेवल पे एस्टिमेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी। इन दोनों में डिफरेंस करने से पहले ना हम इन वर्ड्स के मीनिंग को क्लियर कर लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमी के अंदर ना हम पूरी तरीके से रियल डाटा पर डिपेंड करते हैं, मतलब जो एक्चुअल में चीज़ हुई है, ठीक है, या हो सकती है, जिसके अंदर ना हम ये कहते हैं कि भाई ये कारण रहा था, इसका ये इफ़ेक्ट निकला, मतलब इसमें ना आप कॉजेज़ और इफ़ेक्ट का ना पता लगा सकते हो। इसे किसी भी रिपोर्ट के थ्रू या रिसर्च के थ्रू ना आप प्रूव कर सकते हो कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। जैसे कि गवर्नमेंट ने मार्केट के अंदर ना मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया, अब इससे ना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ये बात है। तो इसके अंदर आप ना बैंकिंग चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा भी था कि अगर मनी की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज़ होती है तो इससे ना मनी में सर्कुलेशन ज़्यादा होने से गुड्स के प्राइसेस जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसका मतलब आप इसके कॉजेज़ का भी पता कर सकते हो, आप इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका भी आप इससे पता कर सकते हो। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है बेटा, इसके अंदर ना हम ये कहते हैं कि क्या होना चाहिए, ये ना लोगों की पर्सनल ओपिनियन और जो उनके सजेशन होती है, वैल्यूज़ होती है, इन पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसे आप गलत या सही नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि यह तो सिर्फ एक ना उनके पास चर्चा करना होता है कि समाज की भलाई के लिए गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए। जैसे कि देश के अंदर ना रिच पर्सन है, अगर उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो पुअर की हेल्प होगी। ये एक ना नॉर्मेटिव इकोनॉमी है, क्योंकि ये एक ओपिनियन है, कुछ लोग इसको सही मानेंगे, कुछ लोग इसको गलत मानेंगे। तो जिसमें आप ओपिनियन देते हो, ठीक है, जिसे आप ये नहीं बता सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वो आपके लिए नॉर्मेटिव इकोनॉमी है, और जिसे आप प्रूव कर सकते हो ये आपके लिए पॉजिटिव इकोनॉमी है। अब हम इसी के बेस पर ही ना इनके डिफरेंस को करना शुरू कर देते हैं। डिफेंस के अंदर ना सबसे पहले वो कहता है बेटा, जो पॉजिटिव इकोनॉमी होती है ना वो इकोनॉमिक इशू से रिलेट होती है, जैसे उसके पास से, उसके प्रेजेंट से, उसके फ्यूचर से। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमी जो होती है ना ये उसके ओपिनियन से रिलेटेड होती है। तो अगर मैं सिंपल कहूँ कि पॉजिटिव इकोनॉमी जो है वो आपके रियल डाटा पर डिपेंड करती है, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है वो आपके ओपिनियन पे डील करती है, ठीक है। सेकेंड आता है बेटा, जो स्टेटमेंट है ना पॉजिटिव इकोनॉमी की, वो होती है क्या था, क्या है और क्या होगा, ठीक है। तो मतलब इस चीज़ को यूज़ किया जाता है व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी। लेकिन जो आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमी है ये तो आपकी इकोनॉमी में व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, इससे रिलेट होती है। थर्ड आता है फैक्ट और फिगर जो होते हैं ना इकोनॉमी के, वो वेरीफिएबल होते हैं, मतलब ट्रुथ के लिए कि आप इसमें चेक कर सकते हो कि ये सच है या ये झूठ है। बट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो होती है ना इसको बेटा आप चेक नहीं कर सकते हो। आगे आता है पॉजिटिव इकोनॉमी जो होती है ना डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। इसके अंदर वैल्यू जजमेंट नहीं होती है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर आपकी वैल्यू जजमेंट होती है, क्योंकि ये आपके ओपिनियंस हैं, आपकी राय है ये। अगला आता है स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमी जो होती है ना आर नॉट नेसेसरी द स्टेटमेंट ऑफ ट्रू, दीज मे बी ट्रू और फॉल्स। इसमें आप चेक कर सकते हो, तो जो स्टेटमेंट है वो बेटा सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। अगर आप उसको ट्रू
प्रूफ कर देते हो तो वो ट्रू है, अगर आप फॉल्स कहते हो तो वो फॉल्स हो जाती है। मतलब आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को, लेकिन नॉर्मेटिव के अंदर तो हम ये चीज़ चेक नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो सिर्फ आपका एक ओपिनियन है। ओपिनियन कभी भी सच या झूठ नहीं होता, वो तो हम देखते हैं कि हाँ भाई उसने ओपिनियन दिया, क्या पता वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, हमारे से गलत हो, तो इसको हम गलत सही नहीं कह सकते। लास्ट आता है बेटा, हायर इंटरेस्ट रेट इंड्यूस पीपल टू सेव मोर। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा है वो कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो सेव करेंगे, तो मतलब कब करेंगे, जब उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बात सही है कि अगर हमें बैंक से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में पैसा डालेंगे या एफडी कराएंगे जिससे हमें फ़ायदा हो। और नॉर्मेटिव में वो कहता है सेविंग इज़ ऑलवेज अ वर्च्यू। अब जो सेविंग जो होती है वो बेटा हर बारी तो ठीक नहीं होती ना। देखो, एक बंदा अगर सेविंग कर रहा है तो वो सही है उस व्यक्ति के लिए, लेकिन अगर सारे के सारे सेविंग करने लग जाए तो इकोनॉमी की तो ग्रोथ होनी ही बंद हो जाएगी। तो ये तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सब पर सही प्रूफ नहीं होता। लास्ट टॉपिक आता है बेटा इस चैप्टर का आपका, कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी जो होती है बेटा, इसका नाम क्यों हुआ, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर चलती है। फ्री इकोनॉमी का मतलब होता है मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि आपकी जो मार्केट है ये फ्रीली है। और थर्ड आता है इसके अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब इन दोनों का मिक्सचर। सबसे पहले मैं बात करती हूँ नेचर की। नेचर के अंदर वो कहता है दीज आर द इकोनॉमिक्स वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर किस किस को इंक्लूड करते हैं, प्रोडक्शन को, कंजप्शन को, इन्वेस्टमेंट को और एक्सचेंज को। ये कंट्रोल की जाती है पूरी तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू। सेकंड के अंदर हम कहते हैं कि इसके अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी वो कंट्रोल की जाएंगी मार्केट फोर्सेस में बेटा हम डिमांड और सप्लाई को लेकर के चलते हैं। और थर्ड मिक्स्ड के अंदर गवर्नमेंट भी करेगी और डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, दोनों को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अगला आता है इसके बाद मोटिव में वो कहता है कि इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं ना वो स्पेशली सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है ना ये बेसिकली लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। इसीलिए इस इकोनॉमी का मेन मोटिव जो होगा वो सोशल वेलफेयर होगा, ठीक है। सेकंड के अंदर फ्री इकोनॉमी के अंदर जो उनका मेन मोटिव होता है बेटा वो प्रॉफिट कमाना होता है। मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर्स सेलर्स क्यों काम करते हैं, ताकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। इसी तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों ही मोटिव, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है चाहे वो सोशल वेलफेयर है, दोनों को अचीव करने की कोशिश की जाएगी। अगला आता है बेटा कंज्यूमर सुपरविजिनिटी। इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है कि इस फर्स्ट वाले के अंदर जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है इसके अंदर ना कंज्यूमर को प्रभु की तरह नहीं माना जाता, मतलब उसके विश के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें बनाएगी जो मतलब सबकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करे, ठीक है। लेकिन फ्री इकोनॉमी के अंदर तो जो प्रोड्यूसर होते हैं ना वो पूरी तरीके से कंज्यूमर की इच्छा पर डिपेंड करते हैं कि भाई कंज्यूमर जो चाहेगा प्रोड्यूसर वही बनाएगा, तभी तो कंज्यूमर खरीदेगा और प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव मिलेगा। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर बेटा जो कंज्यूमर होते हैं वो प्रभु की तरह होते हैं, सुपरविज़न माने जाते हैं, क्योंकि लेकिन जो पीडीएस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये भी इंश्योर करता है कि कंज्यूमर को सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि नाम से ही था सेंट्रली प्लान किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो जितने भी रिसोर्सेज होंगे उसके ऊपर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का माना जाएगा। फ्री इकोनॉमी के अंदर जो होती है मार्केट आती है, इसीलिए इसके जो ऑनर होते हैं वो पब्लिक होगी, पीपल होंगे। और इसके अंदर मिक्स्ड के अंदर दोनों ही उसके जो होंगे वो ऑनर की तरह काम करेंगे। फिफ्थ आता है बेटा प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें गवर्नमेंट डिसाइड ऐसे प्राइस को करती है जिस पर वो गुड्स को मार्केट के अंदर सेल कर पाए, मतलब क्या प्राइस होगा गुड्स का, ठीक है, जिस पर वो मार्केट में बेचेगी, ये डिसीज़न गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। लेकिन
जो मार्केट इकोनॉमी होती है इसके अंदर जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिसाइडेड होता है। तो इसीलिए द मार्केट डिटरमाइंड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मार्केट का मतलब होता है कि जो फोर्सेस होते हैं बेटा, डिमांड और सप्लाई, इसके थ्रू उसमें गुड्स का प्राइस डिसाइड होगा। और जो मिक्स्ड इकनॉमी होती है इसके अंदर जो मार्केट के थ्रू भी होगा, लेकिन गवर्नमेंट भी उन प्राइसेस पर पूरी तरीके से कंट्रोल करके चलेगी, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है, मार्केट है, वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट करने का काम शुरू ना कर दे। नेक्स्ट आता है बेटा डोमिनेशन ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अंदर जो डोमिनेशन होती है वो पब्लिक सेक्टर की मानी जाती है, सेकंड वाले के अंदर प्राइवेट सेक्टर होता है, और थर्ड के अंदर दोनों ही सेक्टर इंक्लूड किए जाते हैं। तो आज आपका ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है बेटा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं इन चैप्टर्स के अंदर वो क्लियर होती जाएं। लेकिन आपको भी मेरे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस मैं बना कर के बेटा आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ।